Hello all of you. Now let's see three sections which are called as presumptive income sections. क्या बोलते हैं इनको हम? presumptive income schemes भी कहते हैं या presumptive income sections भी कहते हैं. अब ये presumptive income का फंडा क्या है और क्यों है वो समझ लो. बहुत सिंपल सी चीज है. धीरे धीरे करके गवर्नमेंट बहुत सारे बिजनेसेस को इसके अंदर में लाएगा प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम्स के अंदर. एक्चुअल बिजनेस इनकम हम कैसे निकालते हैं जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं. हमने देखे कि पहले आप इनकम लो, फिर उसमें से सारे जो अलाउएबल एक्सपेंसेस है 30 to 37(1) के अंदर वो माइनस करो, सब्जेक्ट टू डिसअलाउंसेस अंडर सेक्शन 40 क्लॉज ए, 40 क्लॉज बी, 40 क्लॉज बा, 40A2, 3, 7, 9, 43B and so on and so forth. And then other sections for some special provisions. तो इतने सारे सेक्शंस लगा करके एक बिजनेस इनकम निकाली जाती है. अब मान लो कि एक छोटा बिजनेसमैन है, उसका टर्नओवर 10, 12, 15 लाख का है और उसके खर्चे पानी सब है. फिर हमने देखा था 44AA अकाउंट्स भी मेंटेन करना है और ऑडिट भी कराना है. खैर बड़े लोगों को ऑडिट कराना है वो तो ठीक है, लेकिन छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होते हैं इनको अगर ये सब रिक्वायरमेंट्स आप लगा दोगे, अकाउंट्स मेंटेन करो, प्रॉपर वाउचर्स होने चाहिए, बिल्स होने चाहिए, फलाना होना चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए, तो वो तो पागल हो जाएगा ना. ही विल हैव टू कीप वन अकाउंटेंट टू डू ऑल दिस थिंग्स एंड इनकर ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंस. आज एक बीकॉम भी रखा, 5 से 10 हज़ार रुपए की सैलरी भी दी, तो साल का 1 लाख 1.5 लाख रुपए तो उसकी सैलरी में चले जाता. और इनका अगर 15-20 लाख का टर्नओवर है, टोटल प्रॉफिटेज बेचारे का 1 लाख 2 लाख है, तो कमाएंगा क्या, खाएंगा क्या, अकाउंटेंट को क्या देंगा. ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं. तो ऐसे जो छोटे लेवल के बिजनेसेस होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजंस बनाए हैं. छोटे बिजनेसेस, छोटे प्रोफेशनल्स और ट्रांसपोर्टर्स, इनके लिए ये सेक्शंस बनाकर उनको बोला है कि आप एक काम करो, कोई बुक वुक रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो टर्नओवर है उतना रिकॉर्ड मेंटेन करो कि साल भर में आपका टर्नओवर कितना हुआ है, और उस टर्नओवर का एक प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज डीम्ड प्रॉफिट निकाल लो. 8% मान के चलो. तो अगर मेरा बिजनेस का टर्नओवर 50 लाख है तो 50 लाख का 8% यानी 4 लाख का इनकम मेरे को शो कर देना है. इनकम अंडर दी बिजनेस एंड प्रोफेशन एट द रेट ऑफ 8%. और वो भी अब इस साल से तो ये बोला है कि अगर आपका जो टर्नओवर है वो इलेक्ट्रॉनिक आता है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आता है, तो आपको 6% दिखाना है. फर्दर रिलैक्सेशन, फॉर डिमोनेटाइजेशन, हेल्प के लिए कि अगर आप पूरा रिसीट्स ऑनलाइन आता है आपका तो आपको 6% इनकम दिखाना है. 8%, 6% दिखा दो और बस इस पे आप टैक्स पे कर दो. फिर टैक्स नॉर्मल रेट से रहेगा, प्रिजम्पटिव टैक्स नहीं है. हाँ, दिस इज प्रिजम्पटिव इनकम. 8% टैक्स नहीं है, 8% इनकम दिखाना है, और वो भी इनकम बिजनेस हेड के अंदर. फिर उसके बाद चैप्टर 6 से डिडक्शंस आपको अवेलेबल है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड प्रोविजंस अवेलेबल है, वो सब अवेलेबल है. दूसरे कोई हेड के लॉसेस है वो आप सेट ऑफ कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो. सो दिस 8% इज डीम्ड टू बी योर बिजनेस इनकम. समझ में आए? 8%, 6% या ट्रांसपोर्टर के लिए अलग है, बताऊंगा अभी मैं. तो दैट इज डीम्ड टू बी योर बिजनेस इनकम. फिर इसमें से आप बाकी हेड के लॉसेस से सेट ऑफ करो, चैप्टर 6 से रिडक्शंस ले लो, और फिर टोटल इनकम आएगा. फिर उसके ऊपर आप नॉर्मल रेट से जो भी आपको रेट लगता है उससे टैक्स कंप्यूट कर लो. सिंपल. सो दिस इज फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस इनकम. आए समझ? तो चलो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं. तीनों सेक्शन है, बहुत सिंपल है. पहले नेचर ऑफ बिजनेस दिया है, तो 44AD में क्या है? एनी बिजनेस एक्सेप्ट रिफर्ड टू अंडर AE. तो यहाँ पे पूरे बिजनेस आते हैं, कोई भी बिजनेस हो, चाय का ठेला हो, पान ठेला हो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, ट्रेडिंग कंसर्न हो, सब इधर आएंगे एक्सेप्ट AE. तो AE में क्या है? देखो इधर, ट्रांसपोर्ट बिजनेस. AE कवर्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस, सो AD कवर्स ऑल बिजनेसेस अदर देन ट्रांसपोर्ट बिजनेस. सिंपल. तो यहाँ पे क्या है? देखो, प्लाइंग, लीजिंग और हायरिंग गुड्स कैरेजेस यानी ट्रांसपोर्ट बिजनेस. प्लाइंग यानी खुद चलाना, लीजिंग एंड हायरिंग यानी लीज पे देना लोगों को चलाने के लिए. अपन खरीद लेंगे ट्रक और बाकी ट्रक ड्राइवर्स को देंगे चलाने के लिए.
तो वो भी इधर आएगा। तो बेसिकली दिस इज ट्रांसपोर्ट बिजनेस एंड गुड्स कैरेजेस मे बी ओन्ड बाय द एसएससी और टेकन ऑन हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट स्कीम। ट्रक लोग हायर परचेज पे भी लेके आते हैं, वो भी चलेगा। ट्रक खुद के भी हो सकते हैं, खुद के नाम पे, या हायर परचेज पे लाए तो भी चलेंगे। और इन दोनों के बीच में एडीए है, यह है प्रोफेशनल्स के लिए, स्पेसिफाइड प्रोफेशंस अंडर 44AA, जिसमें वो सारे जो अपन ने लास्ट लेक्चर में देखे थे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स, CS, CWA एंड फिल्म आर्टिस्ट्स, है ना, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जितने भी स्पेसिफाइड प्रोफेशंस है वो सब इधर आएंगे एडीए के अंदर। फिर एसएससी कौन होना चाहिए, किस एसएससी को ये सेक्शन अवेलेबल है? तो 44AD में लिखा है रेसिडेंट इंडिविजुअल, HUF और अ पार्टनरशिप फर्म बट नॉट LLP। सिर्फ 3 लोगों के लिए है, इंडिविजुअल, HUF, फर्म्स, और वो भी LLP है तो नहीं। तो LLP, कंपनी, AOP, BOI, उनके लिए ये सेक्शन अवेलेबल नहीं है। याद रखो, कभी कभी नेगेटिव क्वेश्चन आता है, हु इज नॉट एंटाइटल्ड टू टेक द बेनिफिट ऑफ 44AD, तो वो लिखेंगे अपन कंपनी, LLP फर्म एंड AOP, BOI and artificial juridical persons, they are not entitled for 44AD। ADA में कौन है? रेसिडेंट असेसीज। रेसिडेंट असेसीज होने चाहिए, कोई भी हो, फिर रेसिडेंट होना चाहिए। वैसे तो सब ये इंडिविजुअल्स ही रहते हैं, प्रोफेशनल्स। और ट्रकिंग का जो बिजनेस है यानी ट्रांसपोर्ट, उसमें एनी असेसी, एनी यानी कि इसमें रेसिडेंट भी आएगा प्लस नॉन रेसिडेंट भी आएगा, दोनों कवर्ड है। उसके अलावा फिर और एक पॉइंट दिया है, नॉट एप्लीकेबल टू, ये 44AD के अंदर है, कौन कौन के लिए, किस किस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। देखो तो इसमें भी क्वेश्चन आता है, नेगेटिव लिस्ट, तो हु कैन नॉट क्लेम बेनिफिट ऑफ AD बोला ना, तो उसमें एक तो वो आगे कंपनी वगैरह अवेलेबल नहीं है। फिर ये भी लिखेंगे आप, पर्सन्स क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 10A, 10AA, 80IA to RRB, जिन लोगों को 10A, 10AA का डिडक्शन चाहिए यानी कि SEZ यूनिट्स, या फिर 80IA से RRB में जो बिजनेसेस है, ये अपन चैप्टर 6 में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो बहुत सारे हैं। तो अगर ये वाले डिडक्शंस आपको चाहिए, IA से लेके RRB तक जो बिजनेस डिडक्शंस है, तो वहां फिर ये सेक्शन नहीं चलेगा, 44AD नहीं चलेगा। लॉजिक बहुत सिंपल है इसके पीछे, क्योंकि यहाँ जो डिडक्शन अवेलेबल है और ये प्रिज्यूम्ड इनकम है, तो प्रिज्यूम्ड इनकम निकाल के फिर उसका डिडक्शन होंगे क्या? नहीं। अगर यहाँ डिडक्शन चाहिए जैसे 10ACZ, तो वहां पर ने फॉर्मूला देखा था ना, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, है ना, एलिजिबल प्रॉफिट निकालते थे। तो वहां जो प्रॉफिट निकालना है वो रियल प्रॉफिट होना चाहिए, P&L अकाउंट से निकाला हुआ रियल प्रॉफिट एंड नॉट प्रिज्यूम्ड प्रॉफिट। तो इसलिए क्योंकि ये इनकम बेस्ड डिडक्शन है सारे, 10A में भी और ये वाले भी, तो यहां अपने को रियल इनकम चाहिए, एक्चुअल इनकम चाहिए, प्रिज्यूम्ड नहीं। इसलिए ये लोग 44AD में नहीं आएंगे। दूसरा, पर्सन्स कैरिंग ऑन प्रोफेशन, व्हाई? बिकॉज दे आर कवर्ड बाय 44ADA, इनके लिए दूसरा सेक्शन है। अच्छा, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस आ जाएंगे क्या इसमें? यस, बाबा 44AD में आएगा, CA 44ADA में आएगा, ठीक है। देन पर्सन अर्निंग कमीशन और ब्रोकरेज इनकम, जिनका मेन इनकम कमीशन या ब्रोकरेज होता है, वो लोग इसमें नहीं आएंगे। यहाँ पे टर्नओवर वाले लोग आएंगे, कमीशन तो क्या है, सीधा सीधा नेट इनकम है ना, तो वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। एंड पर्सन कैरिंग ऑन एजेंसी बिजनेस, सेम लाइंस पे, दोनों का लॉजिक सेम है। इनका जो एजेंसी में भी कमीशन ही आता ना, यू जस्ट सप्लाई द गुड्स एंड टेक कमीशन इन बिटवीन, यू डोंट हैव टर्नओवर, परचेज सेल नहीं है, तो फिर इन लोगों को भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। फिर एक एक्सटर्न क्लॉज है, लॉ में ये वर्ड यूज नहीं है, ये मैंने यूज किया है फारूक। एक्सटर्न यानी तड़ीपार, तड़ीपार यानी कि तुमको बाहर फेंक दिया जाएगा। ये सेक्शन का बेनिफिट ले रहे
प्रिज्यूम्ड इनकम क्या है कि एक बेनिफिशियल सेक्शन है, कितना खर्चा तुम्हारा बता दो, अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं, बुक्स रखने की जरूरत नहीं, ऑडिट नहीं कराने का, सिंपली 8% दिखा देना है या 6%। लेकिन तुमने क्या किया, यहां पे लिखा है कि वह दी एलिजिबल असेसी, यानी जो ऊपर एलिजिबल है, डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन। अच्छा, आपने डिक्लेयर किया है, कैसे पता चलेगा, इसका एक रिटर्न ऑफ इनकम जाता है, इसका जो रिटर्न रहता है ना वो एक सेपरेट रहता है, एक स्पेशल रिटर्न रहता है इनके लिए, प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम्स के लिए। तो वो आपने भरा है कभी किसी साल में, यानी ये सेक्शन के अंदर तुमने इनकम को डिस्क्लोज किया है कि आई एम डिस्क्लोजिंग माई इनकम एज पर सेक्शन 44 AD एट द रेट ऑफ सो एंड सो, 8%, 6%, जो भी है, ठीक है, ये दिखा दिया। और फिर क्या किया कि अगले 5 साल में किसी भी साल में अगर तुमने दगाबाजी की, गवर्नमेंट कहता है कि देखो एक बार तुम एडी में आ गए ना, तो हर बार, हर साल अब तुम इसी में रहो, हर साल इसी में रहो, आने वाले हर साल में तुम इनकम को इसी सेक्शन में शो करते रहो, 8 लेकिन तुमने अगले साल क्या किया कि तुमने कहा कि नहीं यार, ये 8% तो बहुत ज्यादा आ रहा है, मैं इससे कम शो करूंगा इनकम, मैं इस सेक्शन में शो को नहीं करना चाहता, आई वॉन्ट टू शो माई इनकम लेसर देन 8%, तुम बाहर निकल गए। अच्छा, सवाल नंबर ये पहला तो याद है कि क्या तुम बाहर निकल सकते हो? यस, बिल्कुल निकल सकते हो। ये सेक्शन कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तीनों सेक्शंस जो है ये कंपलसरी नहीं होते। आपको 8% से कम शो करना है, आप कर सकते हो। ये प्रिजम्पटिव इनकम से कम शो करना है, बिल्कुल कर सकते हो। ज्यादा करना है तो भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा करने को अपन ये बोलते हैं कि आप सेक्शन में हो, सेक्शन ही खुद कहता है कि 8 या उससे ज्यादा कर सकते हो, सो यू आर स्टिल इन दिस सेक्शन, बट इफ यू शो लेस देन यू आर आउट ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। तो फिर यहां क्या बोला है, देखो कि अगर आप ऐसा करते हो, यू गो आउट, यू मूव आउट, तो गवर्नमेंट कहता है देखो बड़े सोच समझ के तुम बाहर निकलो, फारूक देखो तुम जा रहे हो, सोच लो, जाने के पहले सोच लो। मैंने पूछा क्या सोचूं, तो गवर्नमेंट कहता है सोच लो, आने वाले 5 साल में, यानी इस साल तुम गए, अब आने वाले 5 साल में तुम ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते, अगले 5 साल तुम तड़ी पार हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो देखो इसको अच्छे समझाता हूं, ये पॉइंट अच्छे समझने का है, दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये अपन ने एक प्रीवियस ईयर में 44 AD क्लेम नहीं किया है, कभी नहीं किया। मान लो हमारा फर्स्ट प्रीवियस ईयर है लाइफ का जिसमें हमने बिजनेस चालू किया, we didn't go under 44 AD, we went under normal section, normal provisions of the act। सेकेंड ईयर में भी अपन नॉर्मल 44 AD को क्लेम नहीं करते, नॉर्मल प्रोविजन में इनकम कंप्यूट किया। थर्ड ईयर में हम 44 AD के हिसाब से इनकम शो किए, प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम में चले गए। आप चले गए तो यहां से अगले 5 साल, नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर्स में कोई भी एक साल में, कोई भी एक साल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कोई भी एक साल में अगर नॉट 44 AD, यानी 44 AD के बाहर निकल जाते हो, यू वांट टू शो लेसर इनकम, तो गवर्नमेंट कहता है देखो बहुत सोच समझ के जाओ, बहुत सोच लेना, बहुत सोच लेना, आज के बाद तुम ये दरवाजे के अंदर नहीं आ सकते अगले 5 सालों के लिए। तो अगर मैं यहां निकल गया तो यहां से अब जो नेक्स्ट 5 इयर्स होंगे, नेक्स्ट 5 इयर्स, इसके बाद के साल, यानी ये जो भी साल होगा इसके बाद अनदर 5 ईयर, नेक्स्ट 5 इयर्स यू कैन नॉट शो इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। प्रिजम्पटिव इनकम में तुम शो नहीं कर सकोगे, तुमको हर साल फिर अगले 5 साल तक नॉर्मल ही शो करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 6वें साल में तुम आ सकते हो। ये एक समझ में आए? तो ऐसा है, इसको तड़ीपार कहते हैं। अच्छा, मैं लगातार अगर शो कर रहा हूं 44 AD में तो फिर
इसमें भी 44AD शो किया, इसमें भी शो किया, इसमें भी शो किया, तो हर साल के बाद 5 साल गिने जाएंगे। जैसे इसमें ईडी में शो किया तो इसके बाद 5 साल में अंदर ही रहना चाहिए, फिर यहाँ अंदर हूँ तो इसके आगे 5 साल में अंदर रहना चाहिए, यहाँ अंदर हूँ तो इसके आगे 5 साल में अंदर रहना है, फिर अंदर हूँ तो अंदर, यानी जो भी लेटेस्ट ईयर तक तुम शो कर रहे हैं वहां से अगले 5 साल तुमको अंदर रहना पड़ेगा, आप बाहर नहीं जा सकते। और गए तो फिर अगले 5 साल बाहर, यानी टोटल 6 साल आप बाहर रहोगे। जिस साल में बाहर गए वो और उसके आने वाले 5 साल, टोटल 6 साल आपको बाहर रहना पड़ेगा, फिर आप वापस से अंदर आ सकते हो। आया समझ में? तो ये वहां लिखा है, देखो, एंड ही डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी ऑफ द नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर्स नॉट इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन, यानी कि लेसर इनकम, lesser income, then he shall not be eligible to claim the benefit of this section for next 5 assessment years. आया समझ में? गुड। फिर एक रिस्ट्रिक्शन ऑन एप्लीकेबिलिटी है, इसको अपर लिमिट कहते हैं, कि तुम रईस आदमी हो तो ये सेक्शन तुम्हारे लिए नहीं है, गरीबों के लिए है, गरीबों के लिए है, पुअर या मीडियम एंटरप्राइजेस यू कैन से, बट नॉट फॉर रिच एंटरप्राइजेस। तो वो पुअर में कौन आएगा? एडी में वो लोग आएंगे जिनका ग्रॉस रिसीट इक्वल टू और लेस देन 200 लाख है, यानी 2 करोड़, 2 करोड़ और लेस जिनका टर्नओवर है वो गरीब। प्रोफेशनल्स में 50 लाख ग्रॉस रिसीट, इनकम नहीं है, 50 लाख का ग्रॉस रिसीट, 50 लाख उससे कम है तो तुम गरीब हो। और ट्रक वाले गरीब कब माने जाएंगे? तो वहां पे अमाउंट से रेलेवेंट नहीं है, वहां पे नंबर ऑफ ट्रक्स कितने हैं उससे देखना पड़ता है। ओन नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरेजेस एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, साल के कोई भी दिन तुम्हारे पास 10 से ज्यादा ट्रक्स नहीं हो सकते। यू शुड नॉट ओन मोर देन 10 गुड्स व्हीकल्स। बाकी पैसेंजर व्हीकल कितने भी हो चलता, तुम कार 50 रखो, बसेस रखो, वो सब चलता, वो यहाँ नहीं आते। अच्छा, तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन दिमाग में, तुम्हारा बस चलाने का बिजनेस है तो बस का बिजनेस है तो कहाँ आएगा? 44AD में आएगा। बस बिजनेस विल कम इन AD, ट्रक बिजनेस विल गो अंडर AE। याद रखो, AE इज ओनली फॉर ट्रक्स, ठीक है, गुड्स व्हीकल्स। तो 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और कैसे देखना है अपने को? 10, कोई भी एक दिन 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। साल भर में आपके पास 50 ट्रक है चलेगा, लेकिन कोई भी एक दिन, एनी सिंगल डे, यू शुड नॉट ओन मोर देन 10 गुड्स कैरेजेस। कैसे? अभी कैसे देखना है, देखो कि साल के शुरू में मेरे पास 5 थे, अच्छी बात, फिर 2 खरीदे, कितने हुए? 7 हो गए, कुछ दिन 7 चलाए, फिर 3 बेच दिए, तो फिर मेरा टैली कितने पे आ गया? 4 पे आ गया। फिर 4 ट्रक चलाते रहा, फिर 4 खरीद लिए, 8 हो गए, फिर 2 खरीदे, 10 हो गए, फिर थोड़े दिन के बाद 3 पुराने बेच दिए, फिर 7 पे आ गया, फिर 1 खरीदा, फिर 8 हुआ, फिर 2 खरीदे, 10 हुए, फिर पुराने 4 बेचे, 6 पे आ गए, फिर साल खत्म हो गया। तो देखो, पूरे साल में तो बहुत सारे ट्रक खरीदे, बहुत सारे बेचे, बट कोई भी एक दिन, ऑन एनी सिंगल डे ड्यूरिंग द ईयर, मेरे पास मैक्सिमम कितने हुए थे? 10, उससे ज्यादा नहीं हुए थे ना। तो फिर ये सेक्शन मुझे लगेगा फॉर द होल ईयर। और अगर ऐसा हो कि मेरे पास साल के शुरुआत में 8 ट्रक्स, फिर मैंने 2 खरीदे, 10 हो गए, फिर 1 खरीद लिया, 11 हो गई, अगले दिन मैंने 4 पुराने बेच दिए, 7 पे आ गया, फिर साल भर 7 पे रहा, तो भी क्या होगा अब कि ये सेक्शन मुझे नहीं लगेगा साल भर के लिए। याद रखो, ऐसा नहीं कि एक दिन नहीं लगेगा सेक्शन, ऐसा नहीं होता, साल भर अब ये सेक्शन तुम्हें नहीं लगेगा। यू आर आउट ऑफ दिस सेक्शन फॉर द होल ईयर। एक दिन की गलती और साल भर बाहर। लेकिन यहां ऐसा कोई तड़ीपार नहीं है, ये 2 सेक्शंस में कोई तड़ीपार क्लॉज नहीं कि गए बाहर तो 5 साल बाहर, ऐसा नहीं। अगले साल फिर 10 से नीचे रहेंगे, वी आर इन द सेक्शन,
वी कैन अगेन शो द इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। जिस साल 10 के ऊपर गए उस साल बाहर, लेकिन अगले साल फिर अंदर। तड़ीपार सिर्फ ये इसमें है, एडी में है, 5 साल तड़ीपार। तो ये समझ में आया रिस्ट्रिक्शन, वेरी गुड। फिर उसके बाद आता है एस्टिमेटेड इनकम। तो अब देखो इनकम कितना लेना है, तो एडी के अंदर लेना है अपने को 8% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स, 8% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स रिसीव्ड और रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, एक्रूअल बेसिस पे लेना है, रिसीव्ड या रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, और हायर सम क्लेम टू हैव बीन अर्न बाय द एसएससी। यानी अगर आपका इनकम 8% से ज़्यादा है तो आपको शो करना है। मान लो आपका इनकम 16% है तो आपको 16% शो करना है। अब वैसे तो लिखा है और हायर इनकम क्लेम्ड टू हैव बीन अर्नड, लेकिन एक्चुअल में अगर है तो आपको शो भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाद में इनकम टैक्स रेड वगैरह हो गया और इनकम पकड़ी गई और आप कहोगे मैंने तो 8% दिखा दिया था, तो बचोगे नहीं। The remaining income which is caught in your hands will be considered as undisclosed income। समझे? तो ये 8% का मतलब होता है मिनिमम इतना तो शो करना है, मिनिमम 8% शो करना है, उसके ऊपर है तो आप बिल्कुल शो करो। और उसी में 6% है, 8 will become 6 if the receipts are in electronic form। जैसे फारूक का क्लासेस है, उसके सारे रिसीट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो वहाँ अपने को 6% लगेगा। 6% will be the minimum income। 6% of the gross turnover, total turnover of gross receipts which is received by, देखो received by account pay check or account pay bank draft or electronic clearing system through a bank account during the previous year or before the due date of filing the return of income under section 139(1)। यानी जो भी रिसीट्स, जैसे एक्रूअल है ना, तो जो भी रिसीव अपना हो गया ड्यू डेट तक, तो अच्छा है, वो समझ में आ जाएगा ना कि अपने को अकाउंट पे चेक से मिला या बैंक ड्राफ्ट से मिला, तो फिर उसका अपन 6% मिनिमम शो कर सकते हैं। और अगर अपने बिजनेस में अगर दोनों तरह की रिसीट्स है, तो कैश रिसीट्स भी है और बैंक के थ्रू भी है, अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू भी है, तो फिर क्या होगा कि जितना कैश पोर्शन है उसका अपने को 8% निकालना पड़ेगा, और जो बैंक रिसीट्स है उसका 6% निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो गया 44 AD, 8 या 6% एज ए केस में भी। फिर जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको है 50% ADA के अंदर, 50% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स रिसीव्ड और रिसीवेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और हायर सम एज क्लेम टू हैव बीन अर्न्ड बाय द एसएससी। यानी प्रोफेशनल्स हैव टू शो 50% मिनिमम इनकम। और जो व्हीकल वाले लोग हैं, यानी कि तुम्हारे EE वाले ट्रांसपोर्टर, उनको है अगर हैवी गुड्स व्हीकल है तो उसका है ₹1000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट फॉर एवरी मंथ ऑफ पार्ट ड्यूरिंग विच द कैरेज इज ओन्ड बाय इन द प्रीवियस ईयर। मंथ और पार्ट, ठीक है, फॉर एवरी मंथ और पार्ट, यानी एक दिन है तो भी अपन 1000 रुपये पर टन ले लेंगे, और पूरा एक महीना है तो भी 1000 रुपये पर टन लेंगे। तो 1000 रुपीज़ पर टन का इनकम एस्टिमेट करना है। तो अगर 8 टन की व्हीकल है तो 1000 इंटू 8 हो जाएंगे यानी 8000। 15 टन की व्हीकल है तो 15000। 1000 रुपीज़ पर टन लेने का है। ओके। और अदर गुड्स व्हीकल यानी जो छोटे गुड्स व्हीकल होते हैं उसमें है 500 रुपये पर टन, हैवी गुड्स व्हीकल एंड स्मॉल गुड्स व्हीकल। तो स्मॉल गुड्स व्हीकल में 500 पर टन के हिसाब से लेना है ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और द अनलेडन वेट फॉर एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ ड्यूरिंग विच द कैरेज इज ओन्ड इन द प्रीवियस ईयर, या फिर एक्चुअल इनकम अर्न विच एवर इज मोर। तो अगर आपका एक्चुअल इनकम ये जो टनेज के बेसिस पे आ रहा है इनकम उससे ज़्यादा है तो आपको एक्चुअल इनकम शो करना है ना। और हैवी व्हीकल का मतलब क्या होता है, जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट 12000 किलोग्राम यानी 12 टन के ऊपर है। तो जो 12 टन के ऊपर है उसको अपन हैवी कहेंगे, जो 12 टन से नीचे है उसको नॉर्मल व्हीकल कहेंगे। तो 12 टन से नीचे वालों का 500 रुपये पर टन और 12 टन के ऊपर वाले जो व्हीकल्स है उनका 1000 रुपीज़ पर टन।
एंड व्हीकल्स ओन्ड इंक्लूड व्हीकल्स परचेज्ड ऑन हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट्स, वो तो है ही, हायर परचेज पे लिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ है, बैंक लोन वगैरह पे हम लेते हैं, वो भी अपना ही ट्रक माना जाएगा। ओके, तो इसका एक कैलकुलेशन देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल होता है, एग्जाम में आता है कि कैसे सी है मिस्टर दत्त, ठीक है, उसके पास 3 ट्रक है हेवी वाले, जिसमें नंबर 1 है 13 टन वाला, नंबर 2 है 14 टन वाला और नंबर 3 है 20 टन वाला। पहला जो व्हीकल है 13 टन, वो उसने 6.5 महीने इस साल में चलाया है, यानी ओनरशिप है, तो मान लो शुरू में था, फिर 6.5 महीने बाद बेच दिया। फिर दूसरा वाला है वो 7 मंथ्स के लिए है और तीसरा वाला पूरे 12 मंथ्स के लिए। तो इसकी इनकम कैसे निकालेंगे? 13 टन है तो ये आ जाएगा तुम्हारा 13,000 1000 रुपीज़ पर टन, तो 13,000 इंटू 7 मंथ्स, 7 मंथ्स का निकालेंगे, क्योंकि पर मंथ और पार्ट दरो बोला है ना, तो 6.5 महीने कितना हो जाएगा? 7। दूसरा है 14 टन, यानी 14,000 रुपये आ जाएगा मंथली इनकम इंटू 7 मंथ्स, और तीसरा आएगा 20 टन, यानी 20,000 रुपये आ जाएगा इंटू 12, पूरे 12 महीने। तो इस तरह से अपने को निकालना पड़ेगा। तो देखो 13,000 इंटू 7 91,000, 14,000 इंटू 7 98,000 and 20,000 into 12 2,40,000। ठीक है, ये एक एक ट्रक की इनकम आ गई। फिर उसके पास 3 स्मॉल ट्रक्स भी है, तो उसमें पहले नंबर वाला है जो है 6 टन का पासिंग है उसका, और वो उसने 9 महीने और 10 दिन यूज़ किया है, 9 months and 10 days। तो इसका कैसे निकालेंगे? 6 टन का पासिंग है तो 500 रुपये पर टन के हिसाब से 3,000 रुपये आ जाएंगे पर मंथ, इनटू अपन कर देंगे 10 महीने, 9 months and 10 days विल बिकम 10 months, तो ये 30,000 की इनकम आ जाएंगी। फिर दूसरा और एक ट्रक है, वो है 5 टन का पासिंग है उसका, और वो यूज़ किया है पूरे 12 महीने, तो 5 टन का 500 रुपये के हिसाब से 2,500 रुपये आ जाएगा, 2,500 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो ये भी 30,000 की इनकम आ जाएंगी। और तीसरा एक ट्रक है जिसका पासिंग है 9 टन और वो यूज़ हुआ है 3 महीने और 15 दिन, यानी 3.5 महीने, तो 9 टन का 4,500 रुपये आ जाएगा 500 रुपये के हिसाब से, इंटू 4 मंथ्स, 3.5 महीने यानी 4 महीने हो जाएंगे, तो 4,500 इंटू 4 18,000 ये आ जाएगा, और हिसाब से आप टोटल मार लो। तो इस तरह से इनकम निकालना पड़ेगा। इस पे क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में, बहुत सिंपल रहता है। फिर उसके बाद उसके कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, कॉमन पॉइंट्स यानी तीनों सेक्शन के सिमिलर पॉइंट्स है, तो वो भी अपन देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 30 to 38, यानी बिजनेस हेड के जो डिडक्शंस होते हैं वो सारे के सारे डीम्ड टू हैव बीन अलाउड रहते हैं, यानी ये जो इनकम हमने निकाले 8 या 6% या 50% या पर टन के हिसाब से, वो ये डीम करके है कि सारे एक्सपेंस आपको अलाउ हो चुके हैं, तो इसमें से और कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ये जो ऊपर में हमने निकाले ये है नेट इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड पीजीबीपी। ओके, इवन डेप्रिसिएशन इज डीम टू हैव बीन क्लेम्ड एंड अलाउड, जो जो एसेट्स तुम यूज कर रहे हो बिजनेस में उसका जो डेप्रिसिएशन है वो तुमने क्लेम कर लिया है, ये अज्यूम किया जाएगा, और डब्ल्यूडीवी उस हिसाब से कैलकुलेट की जाएंगी आने वाले सालों के लिए, आगे के लिए। देन सेट ऑफ अदर लॉसेस, अभी अपन ने क्या बोला कि ऑल डिडक्शंस आर डीम्ड टू हैव बीन क्लेम्ड, तो ये डिडक्शन कौन से? बिजनेस हेड के।
लेकिन बिजनेस हेड में एक बार नेट इनकम आ गया और बाकी कोई लॉसेज है तो वो लॉसेज तो सेट ऑफ हो सकते हैं ना, तो वो इसमें भी सेट ऑफ हो सकते हैं। तो लॉसेस का सेट ऑफ अलाउड है, इवन चैप्टर 6 से डिडक्शंस जो है वो भी आपको अलाउड है। तो वो दोनों पॉइंट दिए, देखो सेट ऑफ लॉस अलाउड है, the income from these businesses will be aggregated with other incomes of the assessee and loss from other activity can be set off against the estimated income in accordance with section 70, 71, 72, intra-head adjustment, inter-head adjustment and carry forward and set off of losses. तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी सेट ऑफ हो सकते हैं, करंट ईयर में दूसरे बिजनेस के लॉस भी हो सकते हैं, या कोई अदर सोर्सेज वगैरह का लॉस है वो भी हो सकता है, यानी बाकी हेड्स के लॉस। सिमिलरली चैप्टर 6 से डिडक्शंस जो है वो भी इसमें से मिलेंगे, अवेलेबल है, विल बी अवेलेबल टू दी एसएससी। फिर एडवांस टैक्स जो भरना पड़ता है, एडवांस टैक्स, तो वो इन लोगों को कैसे भरना है? वैसे लोगों को 4 क्वार्टर्स में एडवांस टैक्स भरना पड़ता है नॉर्मली, एवरीवन हैज टू पे एडवांस टैक्स इन 4 क्वार्टर्स, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च। लेकिन यहां पर देखो क्या लिखा है कि एडी और एडीए ये दो सेक्शंस जो है उसमें आप 100% एडवांस टैक्स 15 मार्च तक जमा करा सकते हो, यानी पहले 3 क्वार्टर में कुछ नहीं जमा कराने का, पूरा का पूरा जो एडवांस टैक्स है वो आखिरी क्वार्टर में 15 मार्च जो ड्यू डेट होता है एडवांस टैक्स का, वहां पे आप जमा करा दो, एडी में भी और एडीए के अंदर भी 15 मार्च तक आप 100% एडवांस टैक्स जमा करा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका 234C का जो इंटरेस्ट लगता है ना पहले क्वार्टर्स में अगर जमा नहीं करा है, तो क्वार्टर वाइज जो इंटरेस्ट लगता है 234C में वो नहीं लगेगा, पहले 3 क्वार्टर के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हाँ, 15 मार्च को जमा नहीं कराओगे तो 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज 15 मार्च टू 31 मार्च। लेकिन ट्रक वाले जो लोग हैं उनको बेचारों को रेलेवेंट डेट्स पे पे करना है, यानी उनको चारों क्वार्टर में एडवांस टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अभी क्यों डिस्टिंग्विशमेंट इन दोनों को दिया है, तो उसको भी दे देना था ना, गवर्नमेंट भी पागल है। खैर, फिर नेक्स्ट पॉइंट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत नहीं है, अगर आप ये प्रिस्क्राइब परसेंटेजेस जो है वो या उससे ज्यादा इनकम शो करते हो तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है 44AA के हिसाब से, ना उसको ऑडिट कराने की जरूरत है 44AB के अंदर। नो ऑडिट, नो बुक्स, नो बुक्स, नो ऑडिट। कंडीशन क्या है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है 8, 6 या 50% या पर टन के हिसाब से जो अपन ने निकाला उतना आपको शो कर देने का है, दैट्स इट। उतना शो कर दोगे तो फिर बुक्स भी रखने की जरूरत नहीं है, ऑडिट कराने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उससे कम तुमने शो किया, कैन लेसर इनकम भी शोन, कर तो सकते हो, लेकिन फिर उसमें क्या होगा कि ऑडिट लग जाएगा, बुक्स भी रखना पड़ेगा और ऑडिट भी लग जाएगा। तो वो कब? तो देखो एडी वाला जो केस है उसमें है कि अगर आप 4484 में अप्लाई कवर होते हो, if 4484 applies, then assessee shall have to maintain books of accounts and get them audited by CA under 44AB for that previous year, जिसमें आप इनकम कम शो कर रहे हो उसमें, प्लस नेक्स्ट 5 प्रीवियस ईयर्स। तो 4484 क्या है बेसिकली कि आपने पिछले 5 साल में कभी भी 44AD के हिसाब से अगर इनकम शो की है, 44AD के हिसाब से इनकम को शो किया है, 8% इनकम शो करके रिटर्न फाइल किया हुआ है पिछले 5 साल में कभी भी, और फिर इस साल में अगर तुम कम शो करते हो तो बहुत बुरा लगता है गवर्नमेंट को कि हमने आपको ये सहूलियत दी, आपने ली, पिछले सालों में आपने ली हुई है और फिर इस साल आप कम शो कर रहे हैं। क्यों भाई? 8% तो बोला था, उससे भी कम कर रहे हैं, 2%, 3% या लॉस दिखा रहे हैं। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गवर्नमेंट कहता है, तो गवर्नमेंट कहता है जाओ सीए के पास जाओ, ऑडिट कराओ, ऑडिट कराओ, और सिर्फ इस साल के लिए नहीं बल्कि आने वाले 5 सालों तक तुमको ऑडिट लगाएंगे। तो बहुत बुरी सजा है इस साल जिसमें कम शो कर रहे हैं, प्लस नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए तुमको कंपल्सरीली ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन उसमें कंडीशन है कि इफ हिज टोटल इनकम नॉट जस्ट दिस बिजनेस इनकम, ये वाला बिजनेस इनकम जो कि शायद तुम लॉस भी शो कर रहे हैं, लेकिन इसको बाकी सारे इनकम्स के साथ जब एग्रीगेट करेंगे
और तुम्हारा टोटल इनकम निकलेगा इफ दैट टोटल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। यानी मान लो ये जो बिजनेस है मेरा, इसमें तो मैं लॉस दिखा रहा हूं इस साल में, लेकिन बाकी और भी बिजनेसेस है प्लस अदर इनकम्स है मेरे, तो वो सबको एग्रीगेट करके सेट ऑफ वेट ऑफ करने के बाद मेरा इनकम अगर टैक्सेबल बेसिक एग्जेम्पशन से ऊपर आया तो फिर ये ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाएगा इस साल का और अगले 5 साल का। लेकिन मान लो मेरा टोटल इनकम भी बेसिक एग्जेम्पशन से नीचे आ रहा है, मैंने ये बिजनेस का इनकम तो कम शो किया ही है, लेकिन मेरा टोटल इनकम जो है सब इनकम्स मिला करके वो भी बेसिक एग्जामिनेशन से कम है, बहुत ही गरीब आदमी हूं मैं, तो फिर मेरे को ऑडिट नहीं लगेगा, ना तो इस साल लगेगा ना अगले 5 साल लगेगा। आए समझ में? तो इनकम को कम शो करना और टोटल इनकम बेसिक एग्जामिनेशन से ज्यादा होना, ये दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होंगे कि एडी में इनकम को कम शो किए और मेरा टोटल इनकम बेसिक एग्जामिनेशन से ज्यादा है, तो मुझे ऑडिट लगेगा। और बाकी जो 2 सेक्शंस उसमें ऐसा है एडीए और एई में कि एसएससी में डिक्लेयर इनकम लोअर देन द स्पेसिफाइड अमाउंट, इन सच केस he shall have to maintain books of accounts under 44AA and get them audited under 44AB irrespective of the turnover, यानी टर्नओवर कुछ भी हो, 1 करोड़ से कम हो ज्यादा हो जो भी हो, if his total income exceeds basic exemption limit in 44 ADA this condition applies कि अगर तुम्हारा इनकम बेसिक एग्जामिनेशन से ऊपर है तो ही ऑडिट लगेगा, और इसमें बस 1 साल का लगता है, इसमें ऐसा कोई 5 साल का तड़ी पार नहीं है, 1 साल का। और ट्रक वालों के केस में अगर तुम इनकम कम शो करते हो पर टन के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने बोला है 1000 या 500, उससे कम अगर शो किया तो फिर तुमको ऑडिट लग जाएगा इवन इफ योर टोटल इनकम इज लेस देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। यानी वहां गरीब ट्रक वाला भी अगर है और वो 1000 रुपीज पर टन या 500 रुपीज पर टन के नीचे इनकम को शो करता है तो उसको ऑडिट कंपलसरी है, even if his total income exceeds basic exemption or is less than basic exemption। आ रहा है समझ में? तो ये सारे पॉइंट्स अपने को याद रखने के, इसमें थियरी क्वेश्चन भी आता है, कभी कभी प्रैक्टिकल भी आता है, और एक एग्जाम्पल नीचे दिया है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसको एक बार पढ़ के रखना, कुछ नहीं उसके अंदर। ओके, ग्रेट।